जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, यूकेडी किस तरीके से इन आपराधिक मामलों को देख रही है उत्तराखंड में? क्योंकि वो उत्तराखंड तो नहीं है जिसे बनाने की कोशिश की गई थी। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है कि जो अवधारणा हमने राज्य की ली थी उसमें कि कैसा राज्य होना चाहिए, ये उसका पूरा उलट है। और वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो पुलिसिया कार्यशैली है, ये टोटली जो है असक्षम नेतृत्व कि जो हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो टोटली असक्षम है। अपनी अपनी सीट का जो जो उसकी कार्य का जो उसके पास कार्यभार है उसको संभालने के लिए वो सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से आज प्रदेश की ये स्थिति हो चुकी है। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो माफियाओं द्वारा आज सरकार चलाई जा रही है। बाहर के पूरे जो पूंजीपति थे, जो माफिया थे, वो आज उत्तराखंड में बस चुके हैं, उत्तराखंड में पूरा काम कर रहे हैं। सरकार चलाने का पूरा काम उनके पास है। अब आप जो कल मर्डर हुआ है राजपुर रोड पे, जो ये विक्रम शर्मा जी नाम जो जिनका आ रहा है, तो ही बिलोंग्स टू झारखंड। और मैं आपके संज्ञान में ये चीज लाना चाहता हूं कि उनको लाने वाला भी हमारे प्रदेश के कोई एक मुख्यमंत्री थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम सुनना है तो हमारे खानपुर के विधायक चिल्ला चिल्ला के आजकल उनका नाम लेके बोल रहे हैं। तो स्थिति ये बन चुकी है कि जब आप माफियों को यहाँ पे लाएंगे तो माफिया तो अपने हिसाब से चलाएंगे। उत्तराखंड इतनी शांत जगह थी, देहरादून तो स्पेशली कभी हमने सुना ही नहीं था, लेकिन आज दिन दहाड़े जो है आपने पिछले 15 दिनों में देख लिया कि आ रहे हैं, दिन में ही आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ है भाई आपका इंटेलिजेंस? क्या आपकी पुलिसिया शैली है? पुलिस का भय तो रहा ही नहीं है और न सरकार के ऊपर किसी को विश्वास रहा है। आज लोग पुलिस में जाने के लिए भी मतलब कि परेशान हो रहे हैं कि नहीं जाना है क्योंकि हमें न्याय मिलना नहीं है। पुलिस आपकी एफआईआर लिखने को राजी नहीं है। इसमें एक दो उदाहरण मैं आपको दे दूं। अभी कोटद्वार में जो दीपक प्रकरण हुआ था, दीपक ने कौन सा गलत किया भाई? अगर किसी बजरंग दल वाले जो है किसी को मारने के लिए जा रहे हैं, उसने बोल दिया मैं दीपक, मोहम्मद दीपक हूं, बताओ क्या करोगे आप? क्या बजरंग दल ने ठेका ले रखा है कि जो स्टेट पुलिस को जो काम करना चाहिए, ये पहले तो ये कोई काम किसी का नहीं है। कौन होते हैं बजरंग दल वाले? अगर बजरंग दल वाले ने ही कानून व्यवस्था बनानी है तो पुलिस को हटा दीजिए, फालतू हमारा टैक्स का पैसा बचेगा। आप अभी हरिद्वार में जो शूट गोली चली थी, उसी प्रकरण में देख ली कि जो विक्टिम है उसको पुलिस ने मुकदमा ठोक के उसको अंदर कर दिया, और जो मारने वाले थे, डंडों से मारने वाले थे, वो जो है आराम से शेर बन के बाहर घूम रहे क्योंकि वो भू माफिया था। ऐसे न जाने कितने केस यहाँ पे हो गए हैं। ऋषिकेश का केस ले लीजिए, विकास नगर का केस ले लीजिए, ये सब केसेस चलते आ रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो टोटली फेल्योर है। उनके पास कोई इंफॉर्मेशन लेने की ताकत नहीं है और पुलिस के पास कोई कार्य करने की ताकत नहीं है। आज एक आदमी बिल्कुल बिना डर के चल रहा सड़क में, हर घर में शराब बिक रही है और सड़क में इसलिए निडर होकर चल रहा है कि पुलिस क्या करेगी? 100 रुपए में पुलिस, अगर 500 रुपए का मेरा, अगर मैं रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, 500 रुपए का मेरा चालान होता है तो उत्तराखंड पुलिस 100 रुपए में मान जाती है। तो इसमें तो जो अपनी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी कि लोगों के मन में है मैं कानून तोड़ता रहूंगा, कुछ नहीं होने वाला, मेरा 100 रुपए मेरा काम हो जाएगा। और आज सच्चाई यही है कि आप अगर पुलिस स्टेशन में जाइए तो पुलिस आपकी एफआईआर लिखने को राजी नहीं होती। 10 बार आनाकानी करने के बाद जब आप जोर जबरदस्ती करेंगे, बड़ी मुश्किल से फिर रिसीट देते हैं आपको। वो भी हफ्ता लेंगे, जब प्रेशर आएगा उसके बाद एफआईआर लॉन्च होगी, नहीं तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती है। और ये बिल्कुल सत्य बात है आज की डेट में कि उत्तराखंड के अंदर केवल आपराधिक तत्वों को ही पुलिस का संरक्षण मिलता है और जो पीड़ित है उनके पीछे जो है पुलिस उनको और तंग करने की कोशिश करती ताकि ये अपनी एफआईआर भी ना लिखवाएं। आज स्थिति ये है कि लोगों में भय इतना फैल गया। आप दीपक वाला केस में देख लीजिए। अब मैं, अगर आप किसी दो आदमी की लड़ाई हो रही है तो मैं तो बीच में जाऊंगा नहीं, बीच बचाव के लिए, क्योंकि आप तो मेरे ऊपर ही मुकदमा ठोक दोगे। दीपक वाले केस में क्या हुआ? वो बचाने के लिए इसी वजह से लोग करते भी नहीं है मदद। तो कैसे करेंगे जब हमें विश्वास ही नहीं है अपनी सरकार पे, हमें विश्वास नहीं है अपनी पुलिस पे, तो हम कैसे मदद के लिए आगे आएंगे? तो मेरा तो एक ही मांग है, मैं अपने दल की तरफ से यही मांग करता हूं कि ऐसे असक्षम, असक्षम जो मुखिया हमारा है, उनके पास काम करने की ताकत नहीं है, उनको जो है अपने पद से सीधा इस्तीफा देना चाहिए कि भाई मेरे बस का उत्तराखंड को चलाना नहीं है और मैं इसमें राष्ट्रपति शासन की संस्तुति देता हूं। ये उनको करना चाहिए अगर उनके अंदर सच्ची से अगर इच्छा शक्ति है तो। अगर यही काम कांग्रेस के या किसी दूसरे पार्टी का राज होता तो शायद अभी तक यहाँ पे ये जो राष्ट्रपति शासन है वो लग भी जाता। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि दिल्ली में भी वही बैठे हैं जिनके उन्हीं के बच्चे यहाँ बैठे हुए। आप कर लो, आप तो आज लोकतंत्र रहा ही नहीं। आजकल तो केवल माल का, जिसके पास पैसा है उसका तंत्र चल रहा है।
राजनेता सोचते हैं कि अगर मैं सत्ता में पहुंच गया हूं तो मेरे से बड़ी ताकत भगवान भी मेरे नीचे है, मैं भगवान से भी ऊपर हूं। ये स्थिति आज उत्तराखंड में अंदर है। राकेश जी, जिस तरीके से आपने देखा ही है कि प्रशासन की लापरवाही कहें या चूक कहें दिखाई तो दे रही है बराबर से, आखिर क्यों प्रशासन इतनी लापरवाही पर उतर आया है? इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? प्रशासन की मजबूरी है। जब मेरा शीर्ष नेतृत्व जो ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि पुलिस भी क्या करेगी, पुलिस भी वही काम करेगी जो उसका बॉस बोलेगा। मैं और मेरे कर्नल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यूनिफॉर्म पर्सन हैं। हमने अपने सर्विस के दौरान जब हमने यूनिफॉर्म पहनी थी तो हमें जो हमारे बॉस ऑर्डर देते थे वही ऑर्डर हम फॉलो करते थे। तो पुलिस पे हम डायरेक्टली पुलिस की नाकामी भी इसको नहीं बता सकते। हम नाकामी बताएंगे तो जिनके पास गृह मंत्रालय है, वो मुख्यमंत्री जी के पास है, उनकी नाकामी है, वो टोटली इसमें असक्षम है और उनको इसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। रही बात अपराध बढ़ने का, तो अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है बेरोजगारी। आज लोग सब पढ़े लिखे हैं। पहले हमारा एक शिक्षा का हब माना जाता था देहरादून को, अच्छी शिक्षा मिलती थी और कम पैसे में मिलती थी। आज शिक्षा लेना भी इतना आसान नहीं है, किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता देहरादून में, क्योंकि डोनेशन और फी इतनी बढ़ गई है। क्योंकि वो जितने भी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो सब पार्टी से राजनेताओं के साथ मिले हुए हैं। उनको डोनेशन इस तरह चाहिए क्योंकि उनको भी फंडिंग करनी है उनको इलेक्शन के टाइम पे। अभी जो कल जो विक्रम शर्मा जी का जो मर्डर हुआ है, वो क्या थे, वो 1000 करोड़ का आदमी है यहाँ उत्तराखंड के अंदर और तैयारी कर रहा था भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ने की। ये भी खबर हमारे पास है। तो जब आप बाहर से ऐसे जो है माफियाओं को लाओगे तो प्रदेश में तो अराजकता बढ़ेगी। हमारे उत्तराखंड में आज किस आदमी को ठेका मिला आज तक? अडानी और अंबानी के अलावा तीसरा आदमी नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट आपने रामदेव बाबा को दे दिया, जबकि जॉर्ज एवरेस्ट में इतनी अच्छी टूरिज्म का की मतलब वहां पे सुविधा मिल सकती है, हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिल सकता था। टिहरी झील इतनी बड़ी बनी हुई है, टिहरी झील में हम आधे हिंदुस्तान को मछली खिला सकते हैं, वहां पे टूरिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि उत्तराखंड आगे बढ़े और उत्तराखंड के युवा आगे आए। अगर आगे आएंगे तो ये हमें रोकेंगे। आज उत्तराखंड के युवाओं को केवल नशे में धकेल कर कि तुम शाम को दारू पीते रहो, हर तीसरी, अगर आप मेरे क्षेत्र में, मैं आपके चैनल के, नैना जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि परसों हमने रेड मारी। हमारा एक सैनिक संगठन है, मैं उस सैनिक संगठन का सदस्य भी हूँ और जिसका नेतृत्व हमारी महिला है अध्यक्षा, उनकी अध्यक्षता में हमने एक रेड चलाई। तो 4 दुकानें हमें ऐसी मिली जहां पे हमने रंगे हाथों शराब पकड़ी। लोग शराब लेते दिन में और पब्लिक प्लेस में। जब हमने इसका पुलिस को खबर की तो पुलिस ने इसको बहुत आराम से, मतलब कि बहुत इजी, बहुत छोटी चीज समझा इसको। जबकि सच्चाई ये है कि हर तीसरी दुकान, अगर देहरादून के अंदर हर तीसरी चौथी दुकान में शराब बिक रही है और वो भी अवैध। शराब के ठेके तो छोड़ दीजिए, शराब के ठेके जितने हैं। तो इससे क्राइम, जब शराब घर घर में बटेगी, नशा घर घर में बटेगा तो क्राइम तो बढ़ेगा ही ना। क्राइम को रोकने के लिए कुछ बेसिक यार्ड स्टिक्स है। जब तक आप उन यार्ड स्टिक पे काम नहीं करोगे तो अपराध आप कभी नहीं रोक सकते। इतनी पुलिस आपके पास है नहीं कि आप हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगा दो। तो आपको एक तो पुलिस का डर नहीं है, पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अगर ढंग से काम करे, अगर प्रॉपरली, चंडीगढ़ में चले जाइए आप, चंडीगढ़ की पुलिस से क्यों डरते हैं लोग? ट्रैफिक का वायलेशन नहीं करते वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने ट्रैफिक वायलेट किया तो मेरा चालान होना ही है। यहाँ विश्वास है मुझे कि मेरा चालान 100 रुपए में मेरा काम बन जाएगा, मुझे चालान नहीं कटेगा। तो जब तक ये धारणा हमारे दिमाग से हटेगी नहीं, जब तक हमारा प्रशासन पर विश्वास नहीं होगा, तब तक ये क्राइम बढ़ते जाएंगे और इन क्राइम को न सरकार रोक पाएगी। अब इसको सरकार को क्या रोकना है? सरकार का तो टाइम कार्यकाल पूरा हो गया। जितनी कमाई करनी थी इन्होंने कर ली, अपने दिल्ली के आकाओं को खुश करना था कर लिया है। अब इनको ये पता है कि हमारे खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है। अब जो जनता मरती है मरने दो। आज लोकतंत्र में लोगों की भावनाएं तो खत्म हो चुकी। जो राज है, जब प्रजातंत्र तो रहा ही नहीं। अब एक केवल माफियों का राज हो गया है कि गुंडा जो है, आज राजनेता भी अपने आप को ताकतवर इतना समझ रहा है कि मैं किसी की भी ऐसी की तैसी कर दूंगा, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये उनकी भावना। वो जन सेवक तो है ही नहीं आज की डेट में। वो केवल आय के स्रोत के राजनीति ज्वाइन की है। जबकि जो हमारा जो पब्लिक से चुना हुआ आदमी जाता है, वो जन सेवा के लिए उसको जाना चाहिए। उसका उदाहरण भले मैं मेरी पार्टी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे कर्नल कोठियाल जी, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारी राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन एक सैनिक की विचारधारा, उन्होंने अपना, उनको कीर्ति चक्र है, स्वर्ण चक्र है, उसका पैसा नहीं लेते हैं। वो राज्य मंत्री है, उसका पैसा नहीं लेते हैं, भत्ता नहीं लेते हैं, अपने ऑफिस का किराया नहीं लेते, अपने घर में ऑफिस चलाते हैं केवल अपनी पेंशन से। तो ऐसे आदमियों को हमें चाहिए कि हमें विधानसभा में भेजना है। अब सैनिकों ने भी ठाना है ये चीज कि अब सैनिक ज्यादा से ज्यादा राजनीति में इसीलिए आ रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति जो है, अब इन लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
80% करप्टेड लोग जो है आज विधानसभा में बैठे हुए, जिसका अंजाम हम भुगत रहे हैं आज की डेट। लेकिन राकेश ध्यानी जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले गीता धामी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी है, उनकी रोते हुए वीडियो वायरल हुई। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि उनके पति तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। तो करते क्या है फिर वो जब छुट्टी नहीं लेते? तो सबने पकड़ लिया है कि वो घड़ियाली आंसू थे। अपने पति को बचाने के लिए उनको आना पड़ा सामने। पति छुट्टी नहीं लेते तो कहां है, दिखते कहां हैं? हमें तो दिखाई नहीं देते वो कहीं, वो केवल दिल्ली उनका हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखता है हमें। तो जो जनता के द्वारा नकारा हुआ मंत्री है और उसको जो है केवल चापलूसी और जो है चाटुकारिता के तौर पर उनको जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो बस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जिसको जनता ने नकारा है वो आज हमारा मुखिया बना हुआ है। तो कैसे वो प्रदेश को चलाएगा? वो तो अपने उन आकाओं को ही खुश करेगा जिन्होंने उसको दोबारा मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दिया। जनता ने तो उनको नकार दिया था, तो वो जनता का क्यों देखेंगे? वो उसको देखेंगे जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। बिल्कुल। राकेश ध्यानी जी, क्या लगता है आपको, एक ऐसे उत्तराखंड में जहां कोई किसान आत्महत्या करता है तो कहता है मेरे अंगों को बेचकर प्रशासन को घूस दे देना, उनका पेट भर देना, जहां अंकिता की मां सालों से रो रही है लेकिन इंसाफ का नाम नहीं, सीबीआई जांच पर भी कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सही से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या क्या कुछ चल रहा है, ये आपको अच्छे से पता है। क्या ऐसे उत्तराखंड में जनता भरोसा कर सकती है कि वो सेफ है? क्या लोग ये मान ले कि वो सेफ है, या सरकार या प्रशासन साथ खड़ा है जनता के? क्या कहेंगे आप? उनके अंदर कुछ दम होता तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे बैठी हुई थी। कभी आपका मेरे आशीष जी मेरे अच्छे मित्र हैं। आशीष जी 15 साल तो आप भी रहे सरकार में। आज आप भी बोल रहे हो कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। अगर आपने अपने कार्यकाल में ही कुछ अच्छा किया होता तो आज आपकी ये दशा ना होती। तो आप दोनों मौसेरे भाई हैं, मिलजुल के। आदि बीजेपी में अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही बैठे हुए हैं। अभी आप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे कि सीबीआई के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है। नैना जी, मैं आपके माध्यम से ही जो भारतीय जनता पार्टी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होता था, जिनको नॉमिनेट करते थे, तो जहां तक मेरा ज्ञान है कि उसमें प्रधानमंत्री होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, और तीसरा आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या चाल चल दी, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर अपने हिसाब से बनाना है, तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के वहां पर संसदीय बोर्ड का एक आदमी रख दिया। संसदीय बोर्ड का आदमी कौन होगा? वो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी होगा, क्योंकि सरकार उनकी है। तो जब 3 आदमियों में 2 आदमी आपके हो गए तो सोचने वाली बात ही नहीं है। आपके आदमी ने बनना है। अभी हमारे आशीष जी जब बता रहे थे कि जो अभी चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है कि उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए, या वो जो है चुनाव अभी बिहार में ही देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने 100 आदमियों को टिकट दिया और 95 आदमी उसमें से जीत के आए। क्या ताज्जुब की बात है, ये कौन सी मशीन निकल गई? तो लोगों का जो शक है वो वाजिबी है कि जब आप इंस्टीट्यूशन को आपने कब्जा कर लिया तो लोग आप पे डाउट करेंगे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं दिख रही है उसमें। आपके खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, और अभी आप उत्तराखंड के अंदर हर वर्ग जो है इसमें सड़कों पे है। और कल अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर तो बस हम तो डिबेट में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। कि अगर आपने इंस्टीट्यूशंस को ऐसे कब्जा लिया है। अब रही बात ट्रांसफर की, आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईपीएस और एसपीएस जो ऑफिसर होते थे उनका ट्रांसफर किया गया है, और एक एसपीएस वाला जो अजय सिंह है उसका आपने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे जो है डोभाल को लिया है। डोभाल जी का करेक्टर कौन सा अच्छा है? जो हमारे अभी एसएसपी थे 2017 से उन्होंने आज तक अपना आईपीआर जो है भरा नहीं है। और 2017 आप गृह मंत्रालय की लिस्ट जो वेबसाइट है वो देख लीजिए। मेरे पास आरटीआई में मैंने इंफॉर्मेशन ले रखी है। 2017 से 2025 तक वो जो है डिफॉल्टर की लिस्ट में है। भरते होंगे, बाद में भरते होंगे, लेकिन हमेशा जबकि ये प्रक्रिया होती है सरकारी कर्मचारी, हम भी रहे हैं कि आप हर साल की 1 जनवरी को हम लोग को अपना दिखाना पड़ता है कि मेरी पास कितनी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये एक आदमी है जो हर लिस्ट में डिफॉल्टर है, और डिफॉल्टर होने के बाद भी इसको जो है प्रदेश की राजधानी का एसएसपी बनाया गया। आज उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून सबसे बड़े खनन माफिया इन तीनों स्टेट में चलते, तीनों डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। और यहाँ के जो मुखिया है वो केवल प्रमोट ही एसपीएस है, जो प्रमोशन लेके ऊपर आए हैं। आईपीएस कोई नहीं है। आईपीएस के लिए रुद्रप्रयाग, आईपीएस के लिए चमोली, आईपीएस के लिए जो है चंपावत। जो भाई पढ़ लिखे, जिनके अंदर ज्ञान था, जो पढ़ लिख के आए, उनको आपने दरकिनार करके बाबू बना रखा है।
और जो आपकी जेब भर रहे हैं उनको आपने बड़े बड़े शहर दे दिए उनको। अपना भले वो भी आप आईपीएस बन गए हैं आज की डेट में, लेकिन वो कैसे बने हैं, उनकी चाटुकारिता से वो यहां बने, उनका कार्यशैली दिख रही है। हरिद्वार में डोभाल जी थे अभी, जिनको देहरादून का बनाया गया है, वो उनका कौन से, उनके ऊपर 50 केस है वहां, उनके खिलाफ दुनिया भर के लोग सड़कों पे है कि उनकी भी कार्यशैली सेम वही थी जो अजय सिंह जी की है यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो केवल इन चीजों में इन्वॉल्व है कि मेरी सरकार कैसे बचे, चाहे अंकिता भंडारी का केस में वीआईपी का नाम कैसे उजागर ना हो, इन चीजों पे जोर दिया जा रहा है। और आज वीआईपी की जो सीबीआई जांच हो रही है, लोगों ने उसमें से भी विश्वास उठ गया है अभी कि उसको न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वीआईपी सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर वीआईपी का नाम उजागर हो गए तो सत्ता उनकी जाने वाली है, थू थू होने वाली है। तो क्यों ना उसको डिले करें। आज तक सरकार ने यह नहीं बताया कि उत्तराखंड सरकार ने अगर संस्तुति दे दी है तो सीबीआई ने लिस्टिंग कर दी या उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको लाने का उन्होंने कोई काम किया हुआ, कुछ नहीं किया है। उधम सिंह नगर की आपने अभी बात की कि जो सुखवंत सिंह था, उसने जो है सुसाइड करने से पहले हर पुलिस स्टेशन को गया, हो एसएसपी तक गया, उसके बाद उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी वो रिपोर्ट डाली कि भाई मैं असहाय हो चुका हूं, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ ये घटना हुई है। अगर किसी ने भी उसका संज्ञान लिया होता तो शायद इससे बड़ा धोखा और इससे बड़ा जो है लांछन पुलिस पे नहीं हो सकता कि मेरे सारे अंग, मेरे मरने के बाद मेरे अंग जो बेच के इन पुलिस वालों को दे देना। इसका मतलब वो मांग रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी धिक्कार है हमें तो कि हम ऐसे नेता के अंडर में काम कर रहे हैं। आज हमें अपने आप पे शर्म आती है कि हमने ऐसे नालायक लोग जो है सत्ता में भेजे हैं। आपको तो उसी केस में आज उसके बाद तो 5 मर्डर हो गए और उसी केस में आपको जो है अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी और नैतिकता के आधार पर आपको रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, क्योंकि आप अभी भी अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। मेरा ये बोलना है कि अगर आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि हिंदू सम्मेलन जगह जगह हर हफ्ते हिंदू सम्मेलन हो रहे देहरादून के अंदर, डेमोग्राफी ऊपर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो डेमोग्राफी करते जा रहे हैं। यूसीसी लाने वाले कौन थे? यूसीसी लाकर अपनी पीठ अपने आप थपथपाना। आज कौन से भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा में ले लीजिए, मध्य प्रदेश में ले लीजिए, राजस्थान में ले लीजिए, कहाँ यूसीसी रहे? आप यहाँ क्यों लाए भाई? हमारी तो संस्कृति भी नहीं थी वो। आज जो है बाहर से आप कारोबारियों को बुला रहे हैं या उनको यूसीसी में परमिशन दे रहे हैं कि रख लो भाई, आपको परोस के दे रहे हैं, हम आपके लिए लागू है, कानून है हमारा। तो आपने हमारी संस्कृति पे कुठाराघात किया है, हमारी संस्कृति खराब की है, पलायन के लिए लोगों को मजबूर किया। अगर आप दोनों राष्ट्रीय दल जो है, अगर आज इनकी इच्छा शक्ति होती और हमारी राजधानी गैरसैंण होती तो शायद ये पलायन भी रुकता, इतना क्राइम भी ना होता, क्योंकि पहाड़ों में इतने लोगों का, बाहर के लोगों का बस जाना इतना आसान नहीं था। तो शायद हिमाचल की तौर पे हम भी थोड़ा बहुत विकसित प्रदेश होता हमारा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना हमारी राजधानी बनी और इन लोगों ने संसाधन आज सारे लूट के अपने कब्जे में रख लिए हैं। और अब ये स्थिति बन गई है कि बिना धनबल के राजनेता बनना बहुत मुश्किल काम हो गया है। ये अवधारणा लोगों में आ गई है कि मेरे पास भाई 10 करोड़ रुपए है नहीं, मैं कैसे विधायक बनूंगा। ये माहौल है। आपकी और हमारी आंखों के सामने बेस्ट हुआ है। आज कोई संस्था ये सवाल पूछने को तैयार नहीं है, कोई संस्था ये सवाल नहीं पूछ रही है कि केंद्रीय मंत्री हरदीपपुरी, सारे भारतीय जनता पार्टी यही होता है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी आए, कहना सबका यही होता है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं वहां पे। डिबेट में बोलना अलग बात है और जो धरातल की सच्चाई है वो अलग बात है। हम तो चाहते वही बात है ना सर, क्योंकि दावे वादे सभी करते हैं, लेकिन फिर जय पहाड़ी बोला है तो आपको याद होगा कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, उत्तर प्रदेश का अलग बना था, तो उस समय ही इसको एक पहाड़ी राज्य का दर्जा दिया गया था, पहाड़ी प्रदेश है ये। तो हम तो नारसन से लगा के और माना तक, आपका जो है चंपावत से लगा के चक्रोदा तक इसको पहाड़ी राज्य मानते हैं। आप क्यों शरीफ जी, आप हमारे, आप भी पहाड़ी है, मैं भी पहाड़ी हूँ, क्या परेशानी है पहाड़ी बोलने में? नहीं, मानने और ना मानने की बात नहीं है। मुख्य मानने या ना मानने की बात नहीं है, बात आचरण में दिखनी चाहिए। आप भारतीय, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी जाएंगे, हमने उस चीज पे क्लेरिफाई भी किया है कि वो चीजें नहीं है, इसमें अपनी अवधारणा आपको चेंज करनी होगी।